स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा मैं आपको करके कि आपको ये चैप्टर समझ में आ सके। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये हमारा मैथ्स का मैथमेटिक्स क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। तो इसको आप लोग आज इसका एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए करके कि इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए करके कि आप लेसन को सॉल्व कर सकें। पहली चीज जो इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कि ये है क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या होता है, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। हम ये समझेंगे मगर पहले देखेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्लास 6 के अंदर जाएंगे, जहां पे हमने आपको कुछ एक ऐसी टर्म ली थी और समझाने की कोशिश की थी, एक छोटी सी चीज कि जो ये चीज है, ये एक टर्म है, इस टर्म के अंदर हमारे पास 2 भी आ गया और एक हमारे पास आ गया x और एक इसके ऊपर यहाँ पे कोई डिग्री है जिसको कि हम लोग पावर भी बोलते हैं, एक वो है। तो यहाँ पे इसमें तीन चीजें हैं, इन तीनों के अपने अपने नाम थे जो बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं। जो 2 है, 2 को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, x को हम बोलते हैं वेरिएबल, एंड जो यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने 2 लिख लिया। अब यहां पे जो ये स्क्वायर की पावर जो मैंने दी है इसको हम लोग एक बोलते हैं पावर, इसको हम लोग डिग्री से भी जानते हैं, और इसको हम लोग करेक्ट अगर बोला जाए, करेक्टली बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। 8th के अंदर हमारे पास चैप्टर था एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, तो हम लोग उसको इस नाम से जानते थे एक्सपोनेंट के टर्म। 9th के अंदर आके हमने इसको रेज टू पावर बोलना शुरू कर दिया और हमने इसको सॉल्व करते करते अभी हम 10th में आ गए और बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको पावर के नाम से ही जानते हैं, मगर बेसिकली इट इज अ डिग्री, पावर, और इट इज करेक्टली कॉल्ड एक्सपोनेंट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और कि अगर ये हो चुकी, ये आपको समझ में आ गया है कि ये है, तो जो ये चीज है ना, ये पूरी की पूरी, दिस होल इज कॉल्ड अ टर्म। इस पूरे को हम बोलते हैं टर्म। और अगर यही टर्म्स के साथ, क्योंकि ये अलजेब्रा में यूज होता है, तो अगर ये टर्म्स के साथ मैं कोई भी एडिशन वगैरह ले आऊं, ये जो चीज पूरी की पूरी है ये मेरी बन जाती है एक्सप्रेशन। अब देखो कि मेरे पास एक टर्म थी, इसके साथ मैंने दूसरी टर्म लगा दी और ये बन गई एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ही मैं थोड़ा सा कुछ और भी चीज जोड़ूंगा। 2x प्लस 1 था, ये एक्सप्रेशन है, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, 3x प्लस 7। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, इस पूरे को इसके बराबर कर दिया, मैंने इक्वल टू यहां लिख दिया। अगर कोई भी एक्सप्रेशन उसके साथ इक्वल टू आ जाए और उसके साथ कुछ भी आ गए, एक और एक्सप्रेशन आ जाए, चाहे यहां पे जीरो ही आ जाए, कोई भी एक टर्म आ जाए या बहुत सारी टर्म्स आ जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि ये अगर एक एक्सप्रेशन है तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये भी मेरी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन हैं और इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं, इक्वल टू कर रहा हूं, साइन ऑफ इक्वालिटी लगा रहा हूं, तो ये मेरी बन जाती है इक्वेशन। और इसकी ये एक एग्जांपल है, ये भी हो सकती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन है। अब मैंने आपको बताया वेरिएबल के बारे में, मैंने अभी तक सिर्फ एक्स को ही यूज किया। वेरिएबल जहां तक था हम यहां से शुरू किया था, और वेरिएबल के अंदर मैंने सिर्फ आपको एक्स बताया। यहाँ पे हम वेरिएबल के अंदर हम वाई भी लिख सकते हैं, वेरिएबल में हम जेड भी लिख सकते हैं, हम एस भी लिख सकते हैं, हम टी भी लिख सकते हैं, हम यू भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं, हम यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। जितने भी अल्फाबेट्स हैं हम उनको लिख सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे अलजेब्रा में वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनको ध्यान रखेंगे। और ये सारे के सारे वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनकी वैल्यू है, क्या आएगी, वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है। ये इसका एक कॉन्सेप्ट था। अब मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल, मैंने आपको बता दिया इक्वेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टू वेरिएबल क्या होता है। अब हमने अभी तक मैंने आपको जितने भी वेरिएबल के बारे में जो एग्जांपल्स दी,
वो सारी की सारी जितनी भी थी वो कुछ इस प्रकार से थी। इस इक्वेशन के अंदर मैंने जो वेरिएबल लिखा वो एक ही लिखा। तो जो ये इक्वेशन बनी है इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आप बोलोगे सर लीनियर कैसे हुई, चलो वो बताते हैं, मगर इक्वेशन तो बोलते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन को मैंने साइन ऑफ इक्वालिटी लगा के इक्वल कर लिया। तो अगर मैंने ये कर दिया इक्वेशन, तो आप बोलोगे हाँ सर इक्वेशन तो है। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 है। सर इसके अंदर क्या है, 1 वेरिएबल है। आप इसको भी बात मान लोगे, सर ये लीनियर कैसे है, आप तो लीनियर लिख रहे थे। तो लीनियर इस तरह से है क्योंकि जो इसके अंदर वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर या किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जितने मर्जी वेरिएबल होने दो, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाए तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होगी या लीनियर इक्वेशन होगी। इक्वेशन तब बनेगी अगर वो इक्वल टू साइन लेके चल रही है, और एक्सप्रेशन कब बनेगी, अगर ये चीज ना हो। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, और अगर मैं इसको हाथ को हटा दूं, इक्वल टू 0 कर दूं, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन का है। अब उसी तरह से मैं एक और काम कर रहा हूं, यहां पर मैंने ये लिखा। अब मैंने देखो क्या किया, यहां मैंने कितने वेरिएबल यूज कर दिए। अगर यहां से लेके यहां तक एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, तो इधर से लेके इधर तक के अंदर इस एक्सप्रेशन में यहां से लेके यहां तक कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है। इन दोनों को प्लस करो, कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए, और ये इक्वल टू 0 है। ये एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू लग गया, और साथ में आगे एक और एक्सप्रेशन आ गई। ये बन गया मेरा, क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। मगर कौन सी बन गई, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आगे, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर जो हम लोगों को बेसिकली चीज देखनी है हमारे इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा। इस चैप्टर के अंदर क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन, हम 2 वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां 2 वेरिएबल्स लिख देता हूं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर तो ये हो, हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है, इसको हम लोग 2 तरीके से लेके आते हैं। एक लेके आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकंड इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इनको हम इन 2 तरीकों से लेके चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास देयर आर 3 कंडीशंस, एंड here where we have 3 methods। यहां पे हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, और यहां पे हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। और जो ये 3 कंडीशंस हैं इसके बारे में बताता हूं। जो ये 3 मेथड्स हैं ये भी लिख लीजिए, क्योंकि इनको मैं जब हम आगे जब चैप्टर को आगे लेके चलेंगे 3.2 3.3 करेंगे, तो वहां पर मैं जाके इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा, मगर इनके नाम लिख लीजिए ताकि कि हम लोग इसके बारे में देख सकें। सबसे पहले लिख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड इज एलिमिनेशन, ये सारे मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये सारे सिखाए जाएंगे आपको, इस चैप्टर का है इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास ना 3 कंडीशंस होती हैं। अब इन 3 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। दीज 3 कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमको ये कंडीशंस नहीं पता चलेंगी तब तक हम आगे जा नहीं पाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और ये कंडीशंस के बारे में बात करूंगा।
अगर हम लीनियर इक्वेशंस को देखें तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी लीनियर इक्वेशन बताई उसके अंदर मैंने आपको एक ही इक्वेशन बताई है। अब इसके अंदर होता क्या है कि हम लोग, जैसे कि मैंने यहां पे आपको लिखा था 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैंने एक इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है ही है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 आ रही है और वेरिएबल 2 आ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर एक इक्वेशन थी, अगर क्या हो कि अगर हमको एक इक्वेशन और दे दे, अगर वो हमको ऐसे दे दे, कुछ ऐसे लिख दे, अब क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं, अगर दो इक्वेशन दी गई हो, वी से दैट इट इज अ पेयर ऑफ linear equations in two variables। क्योंकि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस थी, हमने पेयर लिख लिया। अब ये लीनियर इक्वेशन थी, हमने लीनियर इक्वेशन लिख लिया। टू वेरिएबल्स की थी, हमने टू वेरिएबल्स लिख लिया। अब ये पेयर है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि जब भी हमको, मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, जब भी हमको कोई भी इक्वेशन दी गई हो, हम लोग उसको एक जनरल इक्वेशन के साथ इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं, कंपेयर करते हैं। वो जनरल इक्वेशन क्या होती है, इसी से बनती है। वो कुछ इस तरह से होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम करते क्या है कि जो वेरिएबल है उनको हमने ऐसे ही रख लिया और साथ में जो इसके साथ में जो कोफिशिएंट था उसकी जगह पे हमने ए लिख लिया, जो सेकंड वेरिएबल था उसके साथ जो कोफिशिएंट था उसको हमने बी बोल दिया, और जो ये टर्म थी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम लोगों ने सी बोल दिया। अब इस बात को याद रखना है। और हम लोग क्या करते हैं, जब इसको इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि ए की जगह पे क्या आया हुआ, ए इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में ए की जगह पे क्या है, 2 है। इस इक्वेशन में बी की जगह पे क्या है, हम कहते हैं बी की जगह पे यहाँ पे 3 है। और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आई हुई है इस इक्वेशन में क्या है, वो 1 है। हम लोग कुछ इस तरह से इसको, ये जर्नल लीनियर इक्वेशन है, हम लोग इसको कुछ इस तरह से लेके चलते हैं और ये ए बी और सी हर इक्वेशन में ढूंढते हैं करके कि हमारा जो इसके अंदर जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो भी कंडीशंस आएंगी उस कंडीशन में ये चीजें मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, आपको समझ में आएगा। मगर ये ए बी और सी समझना बहुत जरूरी है। अब आ गई ये वाली बात कि अगर एक इक्वेशन थी, अब हम क्या करेंगे अगर हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन आ जाए, हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाए। एक इक्वेशन में तो समझ में आ गया सर, ए भी समझ में आ गया, बी भी समझ में आ गया, सी भी समझ में आ गया। सर क्या करेंगे जब यहां पर ये होगा, करना कुछ नहीं है, आपने इसके लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या फर्क पड़ा सर, ये ए बी एक्स, ये ए एक्स है, बी वाई सी वाई ये भी वही है, तो फर्क क्या है, फर्क है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 1 1 कि ये सारे के सारे मेरी फर्स्ट इक्वेशन की हैं, ये सारे के सारे मेरे सेकंड इक्वेशन की हैं। तो मैंने यहाँ पे इनके साथ जितने भी मेरे ये वेरिएबल या कांस्टेंट्स थे इनके साथ मैंने a1x b1y c1 लिख लिया करके कि मैं आसानी से बता सकूं कि इसके अंदर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 7, c2 इज इक्वल टू 9। अब ऐसे इसको निकाला जाएगा और यहां से ये चीज बताने का बहुत जरूरी था क्योंकि अगर हमको ये पता चल जाए ये कैसे निकलेंगे, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी तो वो कंडीशंस क्या हैं। अब मैं वो कंडीशंस की तरफ जा रहा हूं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगा जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये जो 3 कंडीशंस हैं वो देखिए। कंडीशन नंबर 1, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, then the system of equations have unique solution। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा इसी के नीचे तो हमारे पास जो आंसर होगा 1 सॉल्यूशन होगा क्योंकि वो यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है 1 सॉल्यूशन। नंबर 2, जो लाइंस होंगी, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, और जब ये इंटरसेक्ट करेंगी
तो थर्ड पॉइंट हमारा यहां से निकल के आता है कि लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये एक ही पॉइंट पे कटेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं कटेंगी। एक बात तो ये हो गई। अब इन सब के अंदर एक चीज है, लाइंस कौन सी वाली होती है, क्योंकि ग्राफिकल है, एक लाइन ये कटेगी जाएगी और एक लाइन ये जाएगी, इसको हम बोलते हैं L1, इसको हम बोल सकते हैं L2, कहीं रख लीजिए। अब ये लाइंस एक जगह पे कट रही हैं, ये ग्राफ जब होगा तो हम ग्राफ पे समझाते हैं इसको कि लाइन कुछ इस तरह से बनेगी और कहीं भी कटेंगी। नॉट नेसेसरी कि लाइन की डायरेक्शन ऐसी ही बनेगी, लाइन की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। देखो ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि लाइंस किसी एक जगह पे आके कटेंगी। तो ये चीज था। अब आता है पॉइंट 2 कि क्या होगा कि अगर मेरे पास ये इक्वल आ जाए, अगर मेरा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, तब मेरे पास क्या होगा कि तब मेरे को एक चीज और करनी पड़ेगी, तब मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या ये C1 बाई C2 के बराबर है या नहीं है। अगर ये C1 बाई C2 के बराबर है तब क्या होगा, देन द सिस्टम ऑफ equations will have how many solutions, many solutions। इसको हम बोलते हैं infinitely many solutions। अगर ये infinitely many solutions हैं तो लाइंस, then the lines will be intersecting। लाइंस कटेंगी आपस में, जरूर कटेंगी, बट द लाइंस विल coincide each other। coincide each other का मतलब है कि एक के ऊपर एक आ जाएगी। मैंने यहां पे एक लाइन बनाई, इसी के ऊपर मैं एक और लाइन बना देता हूं। ये लाइन बनाई है, ये मैंने बनाई L1, अब मेरे को एक और लाइन बनानी है, इसी के ऊपर बनानी है। ये लो जी, मैंने एक और लाइन बना दी और यहां लिख दिया L2। अब कोई क्या बोलेगा कि बता सकता है मेरे को कि इसके ऊपर कौन सी लाइन है, कौन सी नीचे है, कोई नहीं बता सकता। अब ये क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। अब ये क्योंकि हर जगह पे लाइन कट रही है, हर जगह पे मिल रही है, इसीलिए इसका क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब आएगा क्या हो अगर, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये इसके बराबर तो हो गया मगर ये इसके बराबर नहीं हुआ। अब क्या होगा, तब क्या है, तब जो कंडीशन है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तब क्या होता है, इन सच ए केस देन द लाइंस आर पैरेलल। अब मैंने यहां दिखाया, देखो पैरेलल क्या होता है, ऐसे। अब लाइंस कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। जब लाइंस कट ही नहीं रही तो हमारा आंसर नहीं निकलता है। तो क्या हो गया, पैरेलल हो गई लाइंस। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के अंदर ये सब आएगा, हम ग्राफ में करेंगे। देन द लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल हैं, the lines, then the lines are not intersecting। हम लिखते हैं कि लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग और इनका सॉल्यूशन होता नहीं है। अब इस चैप्टर में तो इतना ही है, ये 3 कंडीशन थी ग्राफिकल की और वो मैंने बता दी। मगर एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, उसको हम लोग ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो तो हमारे पास कभी भी कोई भी रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही है और आगे हम आपको लेके चलेंगे। अगले जब हम एक्सरसाइज समझाएंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।